हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 1 से 3 अगस्त 3 दिन का करंट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगस्त का करंट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी हर बार की तरह वीडियो में जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सारे पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लगा हुआ है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन करके ये सारी करंट की पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है? ऑप्शन है आपके पास 2027, 2028, 2029 और 2030। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। एसबीआई ने जो अनुमान दिया हुआ है उसके अनुसार वर्ष 2027 तक जो है वो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, अर्थात केवल 2 अर्थव्यवस्थाएं जो है वो भारत से ऊपर रह जाएंगी। ठीक है, और तीसरे स्थान पर क्या है, भारत आ जाएगा। वर्तमान में भारत जो है वो 5वें नंबर पे है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट बनाई हुई है ये आई है आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट, इको रैप नाम से आई है। इसके अनुसार वर्ष 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। और इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो देश के 2 बड़े राज्य हैं, ये 2027 या 2028 तक में 500 बिलियन का आंकड़ा क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, इनका जो जीडीपी हो जाएगा वो 500 बिलियन के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। बाकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है यदि मौजूदा विकास दर सस्टेन करती है तो उसके हिसाब से भारत वर्ष 2027 में जापान और जर्मनी दोनों को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, इन 2 को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है वो तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। और ये रिपोर्ट जो है वो एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग ERD, इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट द्वारा क्या की गई है, ये रिपोर्ट तैयार की गई है। पीछे किसको छोड़ेगा, ये जापान को और जर्मनी को। तो उसके बाद से यूएस और चाइना 2 बड़ी इकोनॉमी रह जाएंगी जो भारत से ऊपर होंगी, और भारत तीसरे स्थान पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के मामले में पहुंच जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग सकारात्मक राज्य, लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव स्टेट घोषित किया गया है। यह रोग किस वायरस के कारण होता है? आपको वायरस का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं आपके माइक्रोक्सोमेटोसिस, कैनाइन पार्वोवायरस, कैप्रीपॉक्स वायरस और हर्पीस वायरस। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये कैप्रीपॉक्स वायरस जो है, इस वायरस की वजह से ये लंपी रोग जो है जानवरों में होता है। ये काफी चर्चा में रहा है, पिछले 2-3 सालों से इसका प्रकोप बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। नागालैंड के जो 8 जिले हैं उसमें लंपी त्वचा रोग क्या है, पाया गया है। और सबसे अधिक प्रभावित जो है इनके ठूठो मवेशी हैं। ठीक है, मवेशी की प्रजाति है ठूठो, जो नागालैंड के क्या है, मूल निवासी हैं। ठीक है, यहाँ की नेटिव प्रजाति है ये। बाकी लंपी त्वचा रोग जो है ये कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण होता है। यह मुख्य रूप से मवेशियों और भैंसों को खून पीने वाले कीड़ों के माध्यम से संक्रमित करता है। जो ये मवेशियों और भैंसों में खून पीने वाले कीड़े पाए जाते हैं, या जो उनके शरीर से जो कीड़े चिपक जाते हैं, उनके माध्यम से ये संक्रमण जो है जानवरों में फैलता है। और इसके कारण क्या होता है, इनके वजन में कमी आने लगती है, बुखार आने लगता है, मुंह में छाले आते हैं, और दूध उत्पादन में कभी, ये सभी लक्षण हैं जो जानवरों को संक्रमण के बाद तुरंत दिखाई देते हैं। और इसमें काफी केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जानवर की क्या है, दुखद मृत्यु हो जाती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी किस राज्य में खोली गई है? ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये मध्य प्रदेश में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी जो है वो खोली गई है। ठीक, इस एकेडमी में क्या होगा, ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए 12 से 17 वर्ष की आयु के युवा इसमें ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। बाकी ये जो चैंपियनशिप होगी इसमें 2 श्रेणियों में होगी, ओपन और प्रोफेशनल। बाकी जो प्रतिभागी हैं इसमें वो व्यक्तिगत रूप से या टीमों के रूप में इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। और जो इससे चयनित युवा होंगे उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त होगा, या व्यापक प्रशिक्षण देने में क्या करेगा, सहायता मिलेगी। ठीक है, अभी आपके जो हैं वो इंटर कंट्री होंगे। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ से चयन होगा तो इंटरनेशनल लेवल पे जो होंगे उनमें लोगों को जाने के लिए प्रशिक्षण वगैरह की सुविधा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 जुलाई, 30 जुलाई, 28 जुलाई और 31 जुलाई। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस
मनाया जाता है। आप लोग ये ध्यान रखिए कि जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं लगातार आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो पहाड़ों की जो है बर्फ वगैरह पिघल रही है, जिससे क्या है प्रकृति को लेकर जो है पर्यावरणविद और प्रकृतिविद हैं वो बहुत चिंतित हैं और इनकी दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप याद रखिए कि ये जो इस तरह के दिवस हैं, जैसे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हो गया है, जल दिवस है, पृथ्वी दिवस है, ठीक है, तो ये दिवस जो है अब के आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या है, यह दिवस जो मनाते हैं ये क्या है, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, मिट्टी, ऊर्जा, वनस्पति, खनिज और पशु जीवन की रक्षा करना है। और इस वर्ष के जो प्रकृति संरक्षण दिवस की थीम है या उसका जो विषय है वो है वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को कायम रखना। ये इसकी क्या है, थीम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना, ठीक है, का विस्तार सभी 75 जिलों में किया है। यूपी के जो सारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इस योजना का विस्तार किया गया है। इसमें किस आयु वर्ग के बाल श्रमिकों को शामिल किया गया है? आपको आयु वर्ग बताना है। ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष, 8 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष और 8 से 16 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, 8 से 18 वर्ष के बाल श्रमिकों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बाल श्रमिकों को शिक्षित करना, उनको एजुकेट करना। बाकी जो श्रमिक हैं कौन से हैं, जो कृषि कार्यों में लगे हैं, स्वरोजगार में हैं, गृह आधारित प्रतिष्ठानों में, घरेलू काम और अन्य प्रकार के श्रम में शामिल 8 से 18 वर्ष की आयु के चयनित बच्चों को वित्तीय सहायता मिलेगी, फाइनेंशियल एड मिलेगी। ठीक है, इस योजना के तहत जो लाभार्थी लड़के और लड़कियां हैं उनको सालाना 12,000 और 14,400 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। और ये वित्तीय सहायता पाने की एकमात्र शर्त जो है वो है स्कूल में 70% तक आपको उपस्थिति अपनी जो है आपको शो करनी होगी। ठीक है, आपको 70%, यदि 100 दिन तक स्कूल चल रहा है तो आपको 70 दिन स्कूल में उपस्थित होना पड़ेगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। ये जो सहायता है, वित्तीय सहायता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर डे। ऑप्शन है 29 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त और 3 अगस्त। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए है। प्रतिवर्ष जो है 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां भी आपको बता दूं कि जिस तरह भारत सरकार जो है वो बाघों के संरक्षण की दिशा में लगी हुई है, जिस तरह से अन्य देशों से जो है एग्रीमेंट करते हुए बाघों को यहाँ पर लाया जा रहा है, उनको पुनर्स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो उस दृष्टि से ये दिवस भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, बाकी 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये भारत सरकार ने जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था ये 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया था और वर्ष 2023 में इस टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, इसी की वर्षगांठ पे जो है वो मोदी जी द्वारा रिपोर्ट भी जारी की गई थी। बाकी भारत में दुनिया के आधे से अधिक जंगली बाघों का घर है। जो मोर देन 50% पॉपुलेशन ऑफ जो टाइगर है वो इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, बाकी बाघ जो है ये जो IUCN है, ठीक है, इनकी रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि जो बाघ हैं वो IUCN की किस लिस्ट में है, तो रेड लिस्ट में है, और रेड लिस्ट में किस श्रेणी में है, तो लुप्त प्राय श्रेणी में वो शामिल है। ठीक है, बाकी 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बाघों की आबादी की ऊपरी सीमा, अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम 3,925 दर्ज की गई है। भारत में संभावना है कि भारत में करीब 3,925 बाघ जो हैं वो पाए जाते हैं नई रिपोर्ट के आधार पर। बाकी बाघों के संबंध में कुछ डेटा और हमने लिखा हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या जो है नई रिपोर्ट के अनुसार 785 है। दूसरा स्थान जो है वो कर्नाटक को मिला हुआ है 563 के साथ। तीसरा स्थान उत्तराखंड को 560 की संख्या के साथ, और महाराष्ट्र जो है चौथे स्थान पर है। बाकी अगर टाइगर रिजर्व के बारे में देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइगरों की संख्या, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या जो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है, और ये संख्या कितनी है, 260 है। उसी के क्रम में ये 5 टाइगर रिजर्व लिखे हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर प्रोग्राम, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला
पहला भारतीय शहर बन गया है। ये फोरम है एक, इसमें एक भारतीय शहर शामिल हो गया है। नाम बताना है आपको, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल और बेंगलुरु। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम जो है, इसमें भारत का जो बेंगलोर है वो इसमें शामिल हो गया है। यह शहर क्या है, यह जो ऑर्गेनाइजेशन है, फोरम है, ये शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो अनुसंधान, रिसर्च और बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, जानकारी को क्या करता है, साझा करता है और भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाता है। ठीक है, जो फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी है उसमें जो कल्चर है वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है, पॉजिटिवली इन्वॉल्वमेंट दे सकता है, उसको पता लगाने के लिए क्या है, ये नेटवर्क है। इस नेटवर्क में वर्तमान में 6 महाद्वीपों के 40 शहर हैं। ठीक है, और बेंगलुरु इस लीग में शामिल होने वाला नवीनतम शहर है। बाकी न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है, टोक्यो है, दुबई है, ये वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के हिस्से हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी शहर है, टोटल जो है वो 40 शहरों का ये फोरम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस रॉकेट से 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। 7 सैटेलाइट जो है इसरो ने अभी लॉन्च किए हैं। आपको बताना है किस रॉकेट द्वारा ये सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं। ऑप्शन है आपके पास PSLV C-54, C-55, C-56, C-57। बाकी आप लोग याद रखिए, आयोग आपको इसी तरह के जो है वो एग्जाम्पल्स देता है। ठीक है, परीक्षाएं जो होती हैं उसमें इसी तरह के आपको क्लोज जो है, आपको क्लोज इंटरवल वाले जो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। PSLV C-56 द्वारा ये 7 उपग्रहों को इसरो द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये लॉन्चिंग जो हुई है ये 30 जुलाई को हुई है। ठीक है, इसमें लॉन्च पैड से सिंगापुर के DSSAR उपग्रह और 6 सहयात्री पेलोड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसमें जो मेन सैटेलाइट है वो सिंगापुर का है, DSSAR उपग्रह, और इसके साथ 6 पेलोड और गए हुए हैं। ठीक है, ये जो उपग्रह है ये इंजीनियरिंग सिंगापुर के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। ठीक है, ये सिंगापुर का है, DSSAR ST इंजीनियरिंग सिंगापुर, और उसके लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये वाणिज्यिक मिशन है। और इसमें एक रेडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन का प्राथमिक उपग्रह है। ये जो प्राइमरी सैटेलाइट है जो सिंगापुर का, वो क्या करेगा, रेडार इमेजिंग के पृथ्वी अवलोकन के लिए ये उपग्रह भेजा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में किस भारतीय खिलाड़ी को 2 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया हुआ है। ठीक है, जो आचार संहिता है, ठीक है, उसके उल्लंघन के लिए, ठीक है, वायलेशन के लिए। ऑप्शन है आपके पास स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। अभी हाल में जो भारतीय खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी क्रिकेट की हरमनप्रीत कौर, उनको क्या है, बांग्लादेश में जो अभी प्रतियोगिता हुई थी क्रिकेट की, उसके चलते मद्देनजर वहां कुछ रूल्स के वायलेशन के लिए ये किया हुआ है। इन पर ये जो इनको सस्पेंशन हुआ है, ये अंपायर के फैसले पर असहमति दिखाने के लिए हुआ है। 22 जुलाई को जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहां पर भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला के तीसरे वनडे मैच के दौरान यह घटना घटित हुई है। ठीक है, इसमें लेवल 2 के अपराध के लिए कोर्ट पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगा दिया गया है और उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड पर 3 डिमेरिट अंक दिए गए हैं। इसके अलावा इन पर क्या है, एक लेवल 1 के अपराध के लिए उन पर मैच फीस का 25% जुर्माना भी लगाया गया है और इनको क्या किया गया है, 2 दिन के लिए जो है वो सस्पेंड किया गया है। ठीक है, 2 दिन के लिए इनको निलंबित कर दिया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेमोरीज नेवर डाई, ठीक है, नामक पुस्तक जिसका हाल में विमोचन हुआ है, किससे संबंधित है। पुस्तक का नाम है मेमोरीज नेवर डाई, ये अभी लॉन्च हुई है। ये किससे संबंधित है। ऑप्शंस है विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, CV रमन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से संबंधित है पुस्तक मेमोरीज नेवर डाई। ठीक है, ये पुस्तक जो है ये जो अपने दिवंगत राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके जीवन और विरासत के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में लिखी गई है। और इनका जो लेखन कार्य किया हुआ है वो है APJM नसीमा मरेकियार और वैज्ञानिक हैं दूसरे डॉक्टर YS राजन। इन दोनों लोगों ने मिलकर इस पुस्तक का लेखन किया हुआ है। ठीक है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन और उनकी जो हेरिटेज है उसके लिए क्या है, श्रद्धांजलि के तौर पर इन्होंने लिखी है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 जुलाई, 30 जुलाई, 29 जुलाई और 31 जुलाई। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, प्रतिवर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस जो है वो मनाया जाता है। यहाँ आप लोग फिर देखिए कि जो मानव तस्करी है वो हाल के दिनों में जिस तरह से क्या है युद्ध की घटनाएं घटित हो रही हैं कई देशों में, वहां पर आंतरिक कलह है, उसके अलावा जलवायु में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, उसके कारण क्या है जो है एक बड़ी जनसंख्या का क्या है अपने देश से विस्थापन हो रहा है, और ऐसे विस्थापनों के समय में ये मानव तस्करी की घटनाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। ठीक है, बाकी इस वर्ष का जो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस है, इसका जो थीम रखा गया है वो है तस्करी के हर पीड़ित तक पहुंच, किसी को भी पीछे ना छोड़े। ठीक है, बाकी इसका उद्देश्य जो है वो व्यक्तियों की तस्करी पर UNODC वैश्विक रिपोर्ट द्वारा पहचाने गए परेशान करने वाले रुझानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, बाकी इसके कारण है वैश्विक संकट, संघर्ष और जलवायु आपात स्थितियां मानव तस्करी के खतरों को बढ़ा रही हैं। अगर आप कोई लोग मेंस लिखते हैं तो मेंस में आप ये मानव तस्करी के बढ़ते कारणों के बारे में एक कारण ये जो लिखे हैं वैश्विक संकट जो है, संघर्ष है, जलवायु परिवर्तन है, ये क्या है मानव तस्करी को बढ़ा रहे हैं। और अगर इन चीजों पर क्या है समहाउ काबू पा लिया जाता है तो काफी हद तक क्या है मानव विस्थापन और तस्करी को रोका जा सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल भारत में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे भारत नहीं होना चाहिए था, ये फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए था, अब हो ही गया है। तो ये जो दक्षिण एशिया में क्या हुआ है, पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल जो है वो भारत में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और डिटेल्स इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है ये IUCN जो है ये प्रजाति अस्तित्व आयोग, IUCN का जो प्रजाति अस्तित्व आयोग है ये भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल स्थापित करेगा। ठीक है, यह दुनिया में सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल का 10वां और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का क्या है पहला केंद्र। दक्षिण एशिया में भी है तो जाहिर है कि ये भारत में भी पहला केंद्र है और विश्व का ये 10वां केंद्र है। यह क्या करेगा, संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN वाली लाल सूची का उपयोग करके प्रजातियों की स्थिति का आकलन करने में भी मदद करेगा और देश भर में प्रजातियों की रिकवरी गतिविधियों के प्रभाव को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव स्टेप है, भारत सरकार द्वारा लिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपके पास शिक्षक, बुनियाद, उल्लास और दीक्षा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये सरकार द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन उल्लास जो है स्टार्ट किया गया है बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। इस कार्यक्रम में क्या है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता, डिजिटल और जो फिनेंशियल एजुकेशन है, ठीक है, वो साक्षरता, लिटरेसी तथा महत्वपूर्ण जीवन कौशल से लैस करता है जो स्कूल जाने का अवसर खो चुके हैं। बेसिक कंडीशन 15 वर्ष और उससे अधिक, और वैसे लोग जो अब स्कूल जाने का अवसर खो चुके हैं। और जो ये उल्लास ऐप है इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। पूरा फुल फॉर्म हो गया अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये उल्लास ऐप हो गया। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस हैं। बाकी आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, प्रेजेंटेशन कैसा लगा, प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको करंट अफेयर्स के बारे में और भी जो परीक्षाएं आ रही हैं उनके रिलेशन में जो भी कंटेंट चैनल पे अवेलेबल कराया जा रहा है वो आपको टाइमली क्या है मिल जाए। इसके अलावा जो फ्री पीडीएफ्स हैं सारे कंटेंट की वो आपको टेलीग्राम ग्रुप ये ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको ये सारी फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो आज इतना ही, बाकी